मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी से संबंधित, फिजियोलॉजी से संबंधित, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, उस टारगेट को आपको अचीव करना है। साथ के साथ चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ के साथ टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी वहां पर काफी बार डाल दी जाती है, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना भाई टेलीग्राम। साथ के साथ कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। तो जाओ और जाकर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट और मित्रा से, तो जरूर से खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इससे पहले आपको इस जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपके पेपर में अगर आप रेगुलर के विद्यार्थी हो तो आपका पेपर कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? 80 नंबर का। अगर आप रेगुलर के विद्यार्थी हो तो आपका पेपर कितने नंबर का देखने को मिलता है भाई? 80 नंबर का देखने को मिलता है। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 32 नंबर। समझ में आ गया? तो अगर आप रेगुलर के विद्यार्थी हो तो आपका 80 नंबर का पेपर होता है और 32 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। फिर आपके सामने अगर आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, किसके? नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो आपका कितने नंबर का पेपर होता है भाई? 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर होता है। और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं भाई? 40 नंबर आपको मात्र चाहिए होते हैं। तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों को 32 नंबर पास होने के लिए, और अगर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो तो 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। यह आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है, पासिंग मार्क्स वाला। साथ के साथ एक चीज बता देना चाहता हूं, यह आपका मेजर पेपर रहने वाला है। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता दूं, आपका मेजर पेपर रहने वाला है। और अभी बता देता हूं, अगर 3 मेजर पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको कंप्लीट सेमेस्टर से फेल किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो दोनों सालों को मिलाकर बता रहा हूं मैं, फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब 5th और 6th सेमेस्टर में अगर आप 3 से ज्यादा मेजर सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, पूरा सेमेस्टर आपके हाथों से चला जाएगा। इसीलिए बाद में आपको पता है कितनी हाई फीस लगती है, इसलिए अभी से अच्छे से तैयारी कर लो भाई। पेपर के पैटर्न की बात करें, कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं? सबसे पहले प्रश्न देखने को मिलता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। कौन सा? अति लघुतरात्मक प्रश्न वाला प्रश्न देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके जो 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। कितने आते हैं प्रश्न? 10 प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है आपको, और इनका सॉल्यूशन 3 से 4 लाइनों में बनाना होता है। आमतौर पे कोई चित्र पूछ लेगा आपको, कोई सिद्धांत पूछ लेगा, ये पूछ लेगा ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इस प्रकार के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से 2-2 देखने को मिलते हैं। कितने? 2-2 देखने को मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न अथवा में, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न अथवा में, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न अथवा में, और यूनिट फोर्थ से 2 प्रश्न अथवा में। और सबका आपके सामने एक एक प्रश्न कुल मिला के आपको करना होता है। यूनिट फर्स्ट से जो आपको पसंद है वो एक प्रश्न कर लेना, यूनिट सेकंड से जो आपको पसंद है वो एक प्रश्न कर लेना, यूनिट थर्ड से जो आपको पसंद है वो एक प्रश्न कर लेना। इस हिसाब से आपको कुल जमा 4 प्रश्न करने होते हैं। कितने प्रश्न करने होते हैं? कुल जमा 4 प्रश्न करने होते हैं। चारों के चारों प्रश्न को आपका सॉल्यूशन 300 शब्दों में, कितने शब्दों में? 300 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है। मतलब एक प्रश्न को करने के लिए 2.5 पेज, आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आधा आपको भरना होता है। कितने पेजेस आपको? 2.5 पेज। मिनिमम पेज बता रहा हूँ 2.5 पेज, क्योंकि आपके सामने आपको पता है ऐसे पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए बी सी, इस प्रकार से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 2.5 से पेज ज्यादा भी पेजेस आपके भाई भर सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में या मैथमेटिक्स में जितने पेजेस भरे जाए उतने कम है। फिर भी कम से कम अगर 17 से ज्यादा पेजेस भर सकते हो तो उससे ज्यादा भरो भाई, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। भरोगे कहां से? जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करके चले जाना, एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करें, जिसमें बायोमोलिकुलर एंजाइम से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित? यूनिट फर्स्ट में जो आपके सामने प्रश्न निकल के आता है बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम से संबंधित। किससे संबंधित? बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम से संबंधित प्रश्न निकल के आता है, जिसमें प्रश्न है प्रोटीन की संरचना के विभिन्न स्तर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और
क्वार्टरी की सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो, अगर ये प्रश्न लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न में आएगा तो आपसे पूछेगा टर्सरी प्रोटीन कौन सी होती है, या प्राइमरी या सेकेंडरी टर्सरी प्रोटीन कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा तो आपको चारों भी पूछ सकता है, तीन तो पूछेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको पूछ सकता है और चित्र भी बनवा सकता है आपसे। समझ में आ गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की संरचना के जो विभिन्न स्तर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, इनके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विद डायग्राम, क्या बताना आपको, एक्सप्लेन करना है अलग अलग प्रकार के डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं आपके सामने प्रोटीन के, डायग्राम के साथ। किसके साथ, डायग्राम के साथ। अच्छे से पढ़ लेना, विस्तार से पढ़ लेना। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एंजाइम की संरचना, वर्गीकरण तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। किसके बारे में, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, किनकी एंजाइम्स की संरचना कैसी होती है उसके बारे में बताना है। कैसे एंजाइम्स को वर्गीकरण कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एंजाइम्स को आप कैसे वर्गीकृत कर सकते हो, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और क्रिया विधि, कैसे एंजाइम्स को बनाया जाता है, उनको बनाने की क्या क्रिया विधि होती है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो, अगर 100 टाइप क्वेश्चन आएगा तो एंजाइम की आपके सामने संरचना पूछ सकता है। चित्र से संबंधित आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में काफी प्रश्न आते हैं, तो स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है या उसकी क्रिया विधि पूछी जा सकती है। एंजाइम की क्या क्रिया विधि होती है उसके बारे में बताइए, ये प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ के साथ इस प्रश्न का अगला बी टाइप में आ सकता है, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को भी बताइए, और ये भी बताइए कि एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक होते हैं। समझ में आ गया। 100 टाइप में संरचना और क्रिया विधि इंपॉर्टेंट है, और अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो सारा सारा पूछा जाएगा। संरचना प्रश्न को करो तो पहले एंजाइम की संरचना बताना, फिर उसके वर्गीकरणों को बताना, फिर क्रिया विधि के बारे में बताना, और फिर कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताना। तो इस हिसाब से करोगे आपके अच्छे नंबर श्योर हैं, आएंगे ही आएंगे। Explain the structure, classification and the mechanism of enzyme actions. Also discuss the factor affecting the enzyme activity. क्या बताना आपको, स्ट्रक्चर एंजाइम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर्स एंजाइम्स का, क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताना है, और डिस्कस करना है कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। किसको, एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, वसाओं के बी ऑक्सीकरण बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो अच्छा प्रश्न है भाई, जो वसा होती हैं बीटा ऑक्सीडेशन है वो फैटी एसिड्स में कैसे काम करता है उसका मैकेनिज्म बताना है। तो अच्छे से बताना, बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बता सकते हो, वसाओं में कैसे क्रिया विधि के रूप में काम करता है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म है बीटा ऑक्सीडेशन का फैटी एसिड में, उसके बारे में बताना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम के अंदर, अच्छे से कर लेना इसको। चलिए अगले वाले यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 2 जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित, ट्रांसपोर्ट और मिनरल जो न्यूट्रिशन होते हैं उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, रसारोहण को समझाइए। रसारोहण क्या होता है उसको बारे में बताना है। वाष्पीकरण खिंचाव सिद्धांत क्या होता है, वाष्पीकरण कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या होती है, उसके गुण व दोषों के बारे में सचित्र समझाना है। क्या बताना है, रसारोहण क्या होता है उसके बारे में बताना है, वाष्पीकरण खिंचाव सिद्धांत कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या होती है उसके बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और सचित्र बताना है, प्रश्न भी बताना है, उसका चित्र भी आपको उतार कर देना है। समझ में आ गया। रसारोहण को बताना है और जो वाष्पीकरण खिंचाव सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। Explain the extent of shape, describe the cohesion tension theory with the merit and demerits. क्या करना है, एक्सेंट सेपरेशन थ्योरी के बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या होती है, उसके मेरिट भी बताने हैं और उसके डेमेरिट भी बताने हैं। आप अक्सर क्या करते हो, जैसे गुण दोष दोनों पूछ लिए या आलोचनात्मक भी पूछा जा सकता है, तो आप एक चीज बताकर आ जाते हो, दूसरी चीजों को नहीं बताते हो। समझ में आ गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसकी कमियों के बारे में बताओ, तो आप उसके सारा सिद्धांत बताओ, फिर आपके सामने उसकी क्या क्या कमियां हैं उसको भी विस्तार पूर्वक बता सकते हो। अगले वाला प्रश्न है, फोइलम द्वारा
कार्बनिक पदार्थों की जो संवहन होता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्या बताना आपको, फ्लोएम द्वारा कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस होती है उसको विस्तार पूर्वक आपको समझाना। अच्छा प्रश्न है। एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू द फोइलम एंड द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्या बताना आपको, आपको जो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स होते हैं थ्रू आपके सामने जो सॉल्यूट को फोइलम के प्रेशर के द्वारा कैसे पाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है फोइलम द्वारा कार्बनिक पदार्थों का कैसे संवहन देखने को मिलता है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए, पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी के लक्षणों के बारे में बताइए। तो यह प्रश्न देखो इतना बड़ा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप सारा पढ़ लेना। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम इंपॉर्टेंट है और आयरन इंपॉर्टेंट है। आयरन नहीं तो मैग्नीशियम तो इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो जरूर से देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी कार्य क्या क्या होते हैं और उनकी कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। ये प्रश्न में आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। अच्छा प्रश्न है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो आपके सामने मैग्नीशियम, आयरन वाला प्रश्न जरूर से कर लेना। यूनिट नंबर 3 है जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, केल्विन चक्र C3 साइकिल को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या बताना है? जो केल्विन चक्र होता है, समझ में आ गया, केल्विन साइकिल होती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। अच्छे से डिस्क्राइब कर दो कि केल्विन साइकिल होती है तो क्या होती है। अच्छे से डिस्क्राइब करना आपको। जो केल्विन साइकिल होती है, C3 साइकिल होती है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है कि केल्विन साइकिल है वो किस तरीके से काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अच्छे से कर लेना। केल्विन साइकिल वाला प्रश्न एग्जाम में रिपीट होगा भी, बता रहा हूं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, प्रकाशिक अभिक्रिया एवं फोटोफोल्फ्रिक साइक्लिक एवं नॉन साइक्लिक की क्रिया विधि के बारे में बताइए। तो अगर इस प्रश्न को करोगे तो पहले प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में बताना, फिर फोटोफॉस्फोलिकरण होता है उसके बारे में आपको बताना है। दोनों के बारे में बताना। साइक्लिक वाला अलग से डिस्क्राइब करना और नॉन साइक्लिक वाला अलग से डिस्क्राइब करना है। जो प्रश्न आए ना उसको ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में बताइए। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में प्रश्न आ गया। साइक्लिक फोटोफॉस्फोलिकरण के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को करके आओगे ना तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रकाशीय अभिक्रिया और फोटोफॉस्फोलिकरण की जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द लाइट रिएक्शन एंड द फोटोफॉस्फोलिकेशन इन डिटेल। तो आपको लाइट रिएक्शन क्या होती है और फोटोफॉस्फोलिकेशन क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा कुल ऊर्जा प्राप्ति बताइए। क्या बताना आपको? क्रेब साइकिल क्या होती है? डिस्क्राइब द क्रेब साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कैलकुलेट द टोटल एनर्जी यील्ड। अच्छा प्रश्न है। क्रेब साइकिल क्या होती है इसके बारे में बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रेब साइकिल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? कौन सा? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है और कैलकुलेट करना है कैसे टोटल एनर्जी का यील्ड देखने को मिलता है, कैसे पूरी की पूरी कुल ऊर्जा प्राप्ति होती है, पूरी ऊर्जा की कैसे प्राप्ति होती है इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। क्रेब साइकिल के बारे में बताना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना है और कैलकुलेट करना टोटल एनर्जी यील्ड के बारे में। यूनिट नंबर 4 की बात करें जिसमें ग्रोथ और प्लांट हार्मोन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन की रासायनिक प्राकृतिक विवरण व कार्यक प्रभावों के बारे में वर्णन कीजिए। क्या करना है? जो ऑक्सीजन होता है उसकी रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है? किसकी? ऑक्सीजन की रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है उसके बारे में बताइए। उसका विवर्तन कैसे होता है और उसके कार्यक प्रभाव कैसे होते हैं उसके बारे में बताइए। डिस्क्राइब द केमिकल नेचर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फास्फोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आपके सामने क्या केमिकल नेचर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं ऑक्सीजन में उसके बारे में बताना है। तो प्रश्न को करो तो ऑक्सीजन की रासायनिक प्रवृत्ति भी, प्रकृति भी बताना, वितरण भी बताना और कार्यक प्रभाव के बारे में भी बताना। एक एक पॉइंट अच्छे से विस्तार से करोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या है? तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एक एक चीज को अच्छे से समझा देना। अगले वाला प्रश्न है, दीप्तकालिकता, फोटो पिरामिडिज्म की अवधारणा तथा क्रिया विधि के बारे में बताइए। क्या करना है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटो पिरामिडिज्म।
क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैकेनिज्म है, फोटोपैरोडिज्म के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छे प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें, बसंती खंड वर्नलाइजेशन क्या है और इसके तंत्र के बारे में बताइए। व्हाट इज द वर्नलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस। तो आपका ये जो पेपर होने वाला बॉटनी का प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड जो फिजियोलॉजी से संबंधित मैंने आपको विस्तार से बता दिया, अच्छे से करके चले जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।